अपने देश में आज पत्रकारिता जिस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है, क्या 200 साल पहले जब हिंदी में इसकी नींव रखी गई थी, तब इसकी कल्पना की गई होगी? क्या तब उदंड मार्तंड जैसा अखबार हिंदी में लाने के पीछे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने यह सोचा होगा कि वक्त ऐसा भी आएगा कि पत्रकारिता के मायने ही बदल जाएंगे, या मुख्य धारा की पत्रकारिता सत्ता का चरण चंपन करने लग जाएगी? बेशक इस डिजिटल जमाने में पत्रकारिता की परिभाषा से लेकर इसकी पहुंच तक बदल गई है, और नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए यह जानना जरूरी भी नहीं लगता कि उस दौर में पत्रकारिता में हुआ क्या था। तो इस बार की अभिव्यक्ति हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होने पर और बदले हुए हालात में पत्रकारिता की बदली हुई परिभाषा को लेकर। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का इतिहास केवल खबरों की दुनिया का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और लोकतांत्रिक चेतना के विकास का भी इतिहास है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब कलकत्ता में 1826 में पंडित जुगल किशोर ने सबसे पहले हिंदी अखबार निकाला था, उदंड मार्तंड। तब से शुरू होकर आज के डिजिटल, कॉरपोरेट और टीआरपी आधारित मीडिया युग तक यह पहुंच गई है, और आज इसके मायने ही बदल गए हैं। इस लंबे सफर में पत्रकारिता ने कई रूप बदले। कभी वह जनजागरण का माध्यम रही, कभी स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बनी, कभी लोकतंत्र की प्रहरी, और आज कई बार सत्ता और बाजार के दबावों के बीच अपनी विश्वसनीयता बचाने की जद्दोजहद करती दिखाई देती है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस दौर में पत्रकारिता का मकसद फायदा कमाना नहीं, बल्कि समाज में चेतना पैदा करना था। उदंड मार्तंड, सरस्वती, प्रताप, अभ्युदय और हंस जैसी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी समाज में राजनीतिक समझ, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे पत्रकारों ने पत्रकारिता को जनसंघर्ष का औजार बनाया। उस समय पत्रकारिता का मतलब सत्ता से सवाल करना और जनता की आवाज बनना था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदी पत्रकारिता ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ी। अनेक अखबारों पर प्रतिबंध लगे, संपादकों को जेल हुई, लेकिन पत्रकारिता ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। पत्रकारिता उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की हिमायती हुआ करती थी। यही वजह है कि उस दौर के पत्रकारों को केवल खबर लिखने वाला नहीं, बल्कि समाज सुधारक और एक मजबूत वैचारिक दृष्टि रखने वाले के तौर पर जाना पहचाना जाता था। आज़ादी के बाद पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां आईं। अब लड़ाई विदेशी सत्ता से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर जनता के अधिकारों और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने की थी। शुरुआती दशकों में हिंदी पत्रकारिता ने काफ़ी हद तक अपनी आलोचनात्मक भूमिका निभाई, लेकिन धीरे धीरे मीडिया संस्थानों पर पूंजी का प्रभाव पड़ने लगा। अखबार उद्योग बन गए और समाचार उत्पाद में बदलने लगे। यहीं से पत्रकारिता की परिभाषा बदलती गई। 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण और निजी टीवी चैनलों के आने के बाद तो मीडिया जगत पूरी तरह बदल गया। 24 घंटे के न्यूज़ चैनलों की प्रतिस्पर्धा में टीआरपी सबसे बड़ा सच बनकर सामने आया। समाचारों की जगह विजुअल्स और सनसनी पैदा करने वाली भाषा ने ले ली। बहसें शोर में बदल गईं और पत्रकारिता का केंद्र गांव, किसान, मजदूर और आम आदमी से हटकर सत्ता, सेलिब्रिटी और कॉरपोरेट हितों के आसपास सिमटने लगा। मीडिया संस्थानों के मालिक बड़े उद्योगपति बनने लगे, जिनके अपने राजनीतिक और आर्थिक हित थे। ऐसे में निष्पक्षता प्रभावित होने लगी और पत्रकारिता अपने मूल मकसद से भटक गई। एक बातचीत में कुछ समय पहले कवि और पत्रकार मंगलेश डबराल ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई थी। हिंदी पत्रकारिता जिसकी इतनी बड़ी परंपरा रही है, वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और अब पत्रकार भी
अपने आप को पत्रकार कहलाने में कोई गर्व का एहसास नहीं होता उन्हें। सब कुछ जो है अखबार के जो स्वामी हैं, अखबार के स्वामित्वधारी जो लोग हैं, सब कुछ उनके अनुसार तय हो रहा है। संपादक नाम की संस्था कब की नष्ट की जा चुकी है। और मैं कुछ हिंदी अखबारों को पढ़ता रहा हूँ। मुझे लगता ये है कि उनमें जो कुछ हो रहा है वो एक ख़ास तरह का बिचौलियापन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक तरह का बड़े पैमाने पर हिंदूकरण। तो हिंदी अखबार आज लगभग हिंदू अखबार में बदल चुके हैं और वो हिंदू हित और हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व जो पार्टी कर रही है और जो कि कॉरपोरेट भी है अपने आप में, वो उसके वो पूरी तरह समर्थक हैं। उनमें कोई आलोचना दृष्टि नहीं है और समाज में क्या हो रहा है इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा। आज के दौर में पत्रकारिता ज्यादातर सत्ता के इशारों पर चल रही है। बेशक इसके पीछे मीडिया का जरूरत से ज्यादा व्यवसायीकरण है। सरकारी विज्ञापनों पर टिके मीडिया संस्थानों के लिए पत्रकारिता से बड़े दूसरे हित होते हैं और पत्रकारिता महज कमाई का औजार बनकर रह गई है। दूसरी तरफ कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सिमट कर रह गया है, जिससे संपादकीय स्वतंत्रता तो खत्म हुई ही है। तीसरी वजह यह भी है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिसमें कई मीडिया संस्थान खुलकर किसी विचारधारा या दल के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। अभी तो फिलहाल उस कमी को जो गोदी मीडिया के पतन की वजह से, जो जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया को, जब मैं गोदी मीडिया कह रहा हूँ चूंकि यह शब्द अब प्रचलित हो चुका है, तो मेरा मतलब उसी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से है कि उसके पतन के बाद जो एक गैप पैदा हुआ था उसको अभी ये पूरा कर रहा है। लेकिन इसमें भी 2-3 कैटेगरी हैं। सबको आप बिल्कुल सिंसियर नहीं कर सकते कि ये सिंसियरली, कुछ के अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं। इस पर कभी अलग से विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक काम तो हो रहा है कि जो खबरें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी वो लोगों तक पहुंच रही हैं और उससे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई। अब उसमें से आप बेशक लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता रहा हो, लेकिन जब वही स्तंभ सत्ता के इशारों पर चलने लगे तो आम लोगों का भरोसा उससे उठ जाता है और वही आज हो रहा है। जबकि यह भी सच है कि आज भी कई स्वतंत्र पत्रकार, छोटे डिजिटल मंच और वैकल्पिक मीडिया संस्थान सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और पत्रकारिता की मूल आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र जितना गहरे संकट में है, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन, सीधा सीधा असर हमें देश की पत्रकारिता पे दिखाई दे रहा है। पत्रकारिता इस समय, और पत्रकारिता में ख़ास तौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, जिसे प्रचलित रूप में हम गोदी मीडिया कहते हैं, वह पूरी तरह से ना सिर्फ सरकार के कदमों में नतमस्तक है, बल्कि दुष्प्रचार कर रही है जनता के खिलाफ। जनता के मुद्दों के खिलाफ नफरती अभियान चलाने का काम, उसका ठेका उठा रखा है द ग्रेट गोदी मीडिया ने। और हर कदम पर सरकार के तमाम गलत फैसलों के पक्ष में खड़ा नजर आता है ये मीडिया। वहीं जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है कि जिसके लिए पत्रकारिता जानी जाती है, जो बुनियादी तौर पर काम होता है एक पत्रकार का, उसे उसके कर्तव्य का निर्वहन किया जाए, उस कसौटी पर खड़े उतरा जाए। और शायद यही वजह है कि इस समय सिर्फ मीडिया को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी सबसे ज़्यादा भरोसा इन्हीं पत्रकारों पर है, इसी तरह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर है, जहां पर बड़ी पूंजी नहीं है, जिनके पास चमचमाता स्टूडियो नहीं है, लेकिन उनके पास असल मुद्दे हैं।
कि आप किस तरह से जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें देखें, जो असल में डेवलपमेंट है, जो बुनियादी सवाल हैं उन्हें देखें, नीतियाँ किसके लिए बनाई जा रही हैं, कहाँ सरेंडर हो रहा है और कहाँ ज़बरदस्त कॉम्प्रोमाइज़ होकर देश के खेत खलिहान को बेचने की तैयारी है। अगर इन मुद्दों की आहट, इन मुद्दों पे चर्चा कहीं होती है तो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होती है और शायद यही इस समय सबसे बड़ी आस के अड्डे बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोग देखते हैं, लोग जानते हैं कि यहाँ पर कम से कम जो बुलडोज़र इनजस्टिस चल रहा है भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, उसकी आवाज़ यहाँ सुनाई देगी। यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने का काम जो चौथे खंबे के तौर पर मीडिया को करना चाहिए था, वह दिखाई देगा। अभी पत्रकारिता पिछले कुछ दशकों में, कम से कम पिछले 1.5-2 दशकों में लगातार उस पर कॉरपोरेट का और सरकार का तो पिछले 12-14 साल में प्रभाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और संपादक मंडल हों, चाहे जो मूर्धन्य पत्रकार हों, जो शीर्ष पर बैठे हुए टॉप जर्नलिस्ट हों, और उनकी सोच और उनके काम में एक सांप्रदायिक भाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी, हमें ऐसा लगता है, एक दुखद पहलू है। और जो हम संवैधानिक मूल्य हैं, हम जिनकी बात करते हैं, वो न केवल उनके व्यवहार में बल्कि जो कार्य है पत्रकारिता का, उसमें भी परिलक्षित होता है। जैसे हम किसी खबर को लिखते समय या उसको बोलते समय इस बात का विभेद नहीं कर रहे कि एक समुदाय शब्द का इस्तेमाल करें, सीधे समुदाय का नाम न लें। तो ये बेसिक ट्रेनिंग जो है वो भी कहीं गायब होती दिखाई दे रही है, जो पत्रकारिता के शरण की ओर है। और आखिर में मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पर, वो ये कि पत्रकारों में और जो पत्रकार संवैधानिक मूल्यों का सम्मान कर रहे हैं और जो वेल इंटेंडेड हैं, उनमें भी इस बात की कमी है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है ट्विटर पर, फेसबुक में और दूसरी इंस्टाग्राम में परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया, और शायद वो उनकी मजबूरी भी है कई जगह। और जो बेसिक ट्रेनिंग है कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, उसकी कमी मुझे साफ दिखती है। एक पत्रकार पत्रकारिता में गिरावट आ रही है, इस पर ज़्यादा भाषण देता है जब मैं पढ़ाने कहीं जाता हूँ पहले, और इस पर कम उसकी रुचि होती है सीखने में कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। तो शायद वो सेंसेशन मिस कर रहा होता है, इसलिए एक थोड़ा परफॉर्मेंस का जो दौर है, ये उसकी भी एक उपज कही जा सकती है। नई पीढ़ी के लिए पत्रकारिता आज एक जटिल चुनौती लेकर सामने आई है। एक और तकनीक और डिजिटल मीडिया ने अभिव्यक्ति के नए मौके दिए हैं, वहीं दूसरी ओर फेक न्यूज़, ट्रोल संस्कृति और सूचना की बहुलता ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है। आज युवा पत्रकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वे पत्रकारिता को नौकरी माने या सामाजिक जिम्मेदारी। आज पत्रकारिता 2 हिस्सों में बटी है। एक जो बिग मीडिया कहें, मेन स्ट्रीम मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया, चाहे जो भी नाम दीजिए, उसके लिए पत्रकारिता विशुद्ध धंधा है और अब उससे बढ़कर सत्ता के साथ साझेदारी या दलाली हो गया है। इस मीडिया में कुछ लोग खुशी खुशी काम कर रहे हैं और कुछ मजबूरी में है, दोनों के लिए महज नौकरी। हालांकि इसमें खतरनाक बात ये जुड़ गई है कि अब बहुत मीडिया और मीडिया में काम करने वाले मीडिया कर्मी यानी पत्रकार खुद, उनमें भी एक नफरत का वायरस घुस गया है। यानी हिंदी पत्रकारिता एक तरह से हिंदू पत्रकारिता बन गई है, जो बहुत ही खतरनाक है। मगर एक दूसरा वर्ग भी है जिसे हम वैकल्पिक मीडिया, जनवादी मीडिया कह सकते हैं। इसमें भी कुछ सेलिब्रिटी हैं, हाँ, और कुछ दीवाने भी, जो अपनी जान लड़ा रहे हैं, सच को सच कहने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन उनके पास बहुत सीमित संसाधन हैं, बड़े प्लेटफार्म नहीं हैं, वो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। और आपको पता ही है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब का एल्गोरिदम अपने ढंग से काम करता है। उनके पास फंड भी नहीं है, इसलिए चुनौतियाँ बड़ी हैं। बस मैं तो यही कह सकता हूं कि हालात ऐसे हैं कि जोरों का तूफान है और उसमें कश्ती फंसी हुई है, पत्रकारिता की कश्ती फंसी हुई है, और कब डूबे या पार लगे कहना मुश्किल है। बेशक आज पत्रकारिता के मूल नैतिक मूल्यों को बरकरार रखना जरूरी है, खासकर सच, निष्पक्षता, संवेदनशीलता और सत्ता से सवाल करने का जो साहस होना चाहिए, वो आज की ज़रूरत है। दरअसल पत्रकारिता केवल 2 पक्षों की बात दिखाने का नाम है भी नहीं, बल्कि सच के पक्ष में खड़े होने की जिम्मेदारी भी उसकी है। 200 साल का सफ़र तय करने के बाद हिंदी पत्रकारिता की यात्रा में बहुत कुछ बदला है, लेकिन लोकतंत्र में पत्रकारिता की मूल भूमिका अब भी वही है।
सत्ता से सवाल करना, जनता की आवाज़ बनना और सच को सामने लाना। इन्हीं सवालों को सामने लाते हुए हमने बात की जाने माने पत्रकार राम शरण जोशी से। पत्रकारिता की शुरुआत 3 मई 1826 से शुरू हुई थी। आज 200 साल इसने अपने पूरे कर दिए। जी। मैंने पत्रकारिता के इस सफर को 3 कालखंडों में बांटा। पहला कालखंड है पूरा मिशन जी, और दूसरा है प्रोफेशनलिज्म और तीसरा है कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलिज्म। तो मिशन अचानक से आज हम मोदी पार्लियामेंट तक पहुंच गए। इस दौर में, इस 200 साल के दौर में वो कई उतार चढ़ावों से गुजरी है और जाहिर है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मिशन वादी जो पत्रकारिता थी, जिसको कि मैं बहुत कवि के शब्दों में कहता हूँ कि जो घर के अपनों चले हमारे संग, आज वो तो नहीं रोक सकता। वो जमाना और था। वो जमाना ये था कि आप आजाद कराएंगे वगैरह वगैरह कई था। उसमें उस समय की पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, आपके ये सरस्वती पत्रिका थी, उसमें प्रेमचंद थे, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे लोग थे। और महात्मा गांधी वगैरह इन सब लोगों ने अपने अपने ढंग से पत्रिकाएं निकाली, जिसमें उन्होंने आजादी के लक्ष्य को केंद्र में रखा। जी जी जी। यानी उस समय ये था कि हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं, एक मिशन को सामने रख करके कर रहे हैं, एक लक्ष्य को सामने रख करके कर रहे हैं। और उसमें छोटी, लेकिन इसके बाद एक प्रोफेशनलिज्म शुरू हुआ। प्रोफेशनलिज्म मैं इसको एक अच्छी चीज मानता हूँ। यानी जिस व्यवसाय में आप हैं, उस व्यवसाय की नैतिकता या उसकी इथिक्स का पूरी तरह से पालन करना। यानी अगर आप शिक्षक हैं या आप डॉक्टर हैं, तो आपको अपनी पेशे की नैतिकता, उसके आदर्श, उसके काम करने के ढंग या उसकी आचार संहिता सबका मालूम होना चाहिए। उसमें यह है कि मिशनवादी पत्रकारिता और प्रोफेशनलवादी पत्रकारिता में सबसे बड़ा अंतर है ये कि आप प्रोफेशनलिज्म में आपको एक पारिश्रमिक मिलने लगता है। जब आप आज के दौर में ये आते हैं, यानी पिछले 20-30 साल से, इसको मैं निश्चित रूप से कॉमर्शियलाइज पत्रकारिता के रूप में देखता हूँ। यानी कि इसमें मुनाफा सबके ऊपर, इसमें व्यवसाय की जो आचार संहिता है, उसके जो इथिक्स हैं, उसकी जो मॉरल वैल्यूज है, प्रोफेशनल वैल्यूज है, उसको दरकिनार करके इस सवाल देखा जाता है कि किस तरह से पत्रकारिता के माध्यम से हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम उस व्यापारीकरण के दौर में हैं और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 12-13 साल से हमारे उसको प्रेस कहते थे, इसके बाद मीडिया में इसका रूपांतरण हुआ। और लेकिन आज मीडिया को हम एक नया नाम दे दिया है, यानी दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो है गोदी मीडिया, या इंग्लिश में कहते हैं टॉप मीडिया। तो कहने का मतलब ये आज इसमें मुनाफा सबसे बड़ी चीजें रखी जाती हैं और पत्रकारिता की जो हस्तक्षेप धर्मिता है और उसकी जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो हाशिए पर रख दिए जाते हैं। तो इस रूप में लेकिन आज के दौर में क्या, आज के दौर की पत्रकारिता का मिशन, अगर जब हम मिशनरी पत्रकारिता की बात करते हैं, तो आज पत्रकारिता का मिशन अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? देखिए अतुल जी, एक तरह के इस जो एक चरम भौतिक उपभोग का काल में हम मिशन की बात करें तो ये व्यावहारिक नहीं लगेगा। हम लोगों को यथार्थवादी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिशनवादी पत्रकारिता वो है कि जो घर फूके अपनों चले हमारे संग, तो वो तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आज 18वीं-19वीं सदी की परिस्थितियां, उस समय के चैलेंजेस बिल्कुल दूसरे। आज हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ चरम पूंजीवाद है जी, एक कॉर्पोरेट पूंजीवाद है, और अखबारों का, मीडिया का पूरा केंद्रीकरण हो चुका है।
ऐसे में आप विषय की बात ना करें। सिर्फ हमको याद रखना चाहिए कि जो जर्नलिज्म की जो मूलभूत इथिक्स है, जी 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 यानी सबसे अकाउंटेबिलिटी, जी समाज के प्रति अकाउंटेबिलिटी, क्या वो है या नहीं, ये आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी में तय हो गया था कि हम पत्रकारिता का मूलभूत सिद्धांत ये रहेगा कि हम राज्य की किस तरफ जा रहा है, यानी सरकार किस तरफ जा रही है, सत्ता प्रतिष्ठान कैसे काम कर रहा है, शासक दल कैसे काम कर रहा है, उसको सामने लाना, उसके अच्छे और बुरे दोनों काम सामने लाना। तो आज हम जब 21वीं सदी में हैं, तो वो विषयवादी पत्रकारिता के स्थान पर मैं फिर इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि हम जर्नलिज्म की जो मूलभूत सिद्धांत है, उसका आदर्श, यानी आपको पैसा मिलता है इसमें कोई नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, वो आपकी जवाबदेही समाज के प्रति है या नहीं, हमें इस ओर सबसे ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ बता दूं, नहीं वो तो है जोशी जी, जोशी जी वो तो बात सही कह रहे हैं आप, अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या आज के दौर में जब आप एक कॉरपोरेट पत्रकारिता की बात करते हैं या गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लग गया है, ऐसे में अकाउंटेबिलिटी रह कहाँ जाती है फिर? हाँ यही तो है ना, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अकाउंटेबिलिटी ही तो गायब है। यानी कि जो पत्रकारिता का में एक 5 W आते हैं ना, तो क्यों, कैसे, कहाँ, यानी सवाल करना, तो सवाल का जो संस्कृति थी पत्रकारिता में, वो बिल्कुल गायब हो गई। डिजिटल मीडिया का जो ये नया दौर आया है, इस दौर में इस तरह के पत्रकार भी आपको बेशक नजर आ रहे होंगे जो सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ रहे हैं। हाँ अब आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया जो अस्तित्व में आया है, निश्चित रूप से वो जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसे एक अलग उसका किरदार है, और वो निश्चित रूप से एक स्वतंत्र और मैं ये कहूँगा अर्थवान भूमिका, सार्थक भूमिका निभा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसी पे कह रहा था। अब वो सवाल कर रहा है, आज भी कर रहा है, और मैं उसको कम से कम सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है। जी जी जी, वही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि जब हम मुख्य धारा की मीडिया की बात करते हैं तो उसमें एक पैरेलल मीडिया की भी बात हमेशा से शुरू से चलती आ रही है, आज से नहीं, पिछले कई दशकों से ये बात चली आ रही है कि एक पैरेलल मीडिया होना चाहिए जो जनता की बात करे, मुख्य सवाल उठाए, सरकार से सवाल पूछे और जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करे, जो आमतौर पर पत्रकारिता के लिए कहा जाता है। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए आज के दौर में ये जो डिजिटल मीडिया है या जो न्यू मीडिया है, उसको लेकर के एक उम्मीद तो जगती ही है ना। बिल्कुल मैंने ये पहले कहा कि एक समानांतर मीडिया, यानी इसको हम लोग वैकल्पिक मीडिया भी कहते हैं, एक अल्टरनेटिव मीडिया। तो जो मेन लाइन का जो मीडिया है उसके समानांतर एक मीडिया निश्चित रूप से सामने आया है। और एक आपको याद है कुछ समय पहले एक कंसेप्ट सामने आया था, सिटीजन जर्नलिज्म। अब वो यही था, एक नागरिक पत्रकारिता, उसको उस पत्रकारिता को हम समाज से, यानी ब्लॉक लेवल तक, तहसील लेवल तक, वो उसको कनेक्ट करना, और उसमें ग्रामीण समाज की बातों को सामने रखना, इसमें इसको ही हम लोग कहते हैं कि वैकल्पिक ये समानांतर मीडिया में जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि फिर जो मेन लाइन तथा कथित मेन लाइन मीडिया है, वो इतना अपनी भूमिका निभाने सके, उसे भी मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जरूरत ये है इस पैरेलल मीडिया को, पैरेलल जर्नलिज्म का विस्तार अधिक से अधिक हो, और इसमें, और हाँ एक मैं जरूर मैं कहूँगा कि मीडिया कोई सा भी हो, लेकिन उसकी मुख्य बात है इंटरवेंशन करना, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना और जागृत करना बेहद जरूरी है। और यही जो संपादक की जो संस्था है, जो कि सोशल मीडिया में मुझे देखने को मिलता है, वो जबरदस्त है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया, तब के दौर और आज के दौर की जिस तरह से
आपने विस्तार से लोगों को ये जानकारी दी कि आज ज़रूरत क्या है, और निश्चित रूप से ये उम्मीद हमें की जानी चाहिए आने वाले वक्त में कि भाई वैकल्पिक मीडिया के तौर पर जो हमारा जो न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया है वो खड़ा हो रहा है, वो निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत के तौर पर जो मीडिया को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है उसको तोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। बेशक चुनौतियां अपार हैं, हर दौर में रहती आई हैं, लेकिन आज के दौर में इसे समझते हुए एक ईमानदार पत्रकारिता को बरकरार रखना बड़ी जिम्मेदारी है और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको मंगलेश डबराल याद होंगे, कवि तो थे ही, अपने ज़माने के पत्रकार भी रहे और साहित्य संस्कृति के जानकार के साथ एक बेहतरीन लेखक भी। हमेशा सत्ता के चरित्र को बेनकाब करने वाले और कविता में संवेदना के साथ साथ हमेशा अपनी ज़मीन तलाशने वाले, एक बेचैन, कभी कभार निराश, लेकिन ज़्यादातर उम्मीदों से भरी कविताएं लिखने वाले मंगलेश जी को याद करते हैं उनके जन्मदिन यानी 16 मई पर। अगर आज वे होते तो 78 साल के हो रहे होते। तो क्यों याद आते हैं आज भी मंगलेश डबराल, और क्यों उनकी कविताएं आज की युवा पीढ़ी में भी खासी चर्चित हैं? अगर हम मौजूदा दौर के बदलते हुए साहित्यिक या पत्रकारीय परिदृश्य की बात करते हैं तो हमें मंगलेश डबराल सरीखे कुछ नाम जरूर याद आते हैं। दरअसल मंगलेश डबराल उन आवाज़ों में शामिल हैं जिन्होंने कविता को महज सौंदर्य या भावुकता की अभिव्यक्ति नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज, राजनीति, विस्थापन, सत्ता और आम आदमी की बेचैनी से जोड़ा। आज जब भाषा लगातार प्रचार, शोर और बाजार के दबाव में बदल रही है, तब मंगलेश डबराल को पढ़ना एक मानवीय और लोकतांत्रिक संवेदना को बचाए रखने जैसा लगता है। यही वजह है कि वे आज भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और उनकी कविताएं लगातार पढ़ी जाती रहती हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जन्मे मंगलेश डबराल का गहरा रिश्ता बेशक पहाड़ से रहा हो और वहाँ के गांव, विस्थापन का दर्द और स्मृतियाँ उनकी कविताओं का स्थायी संसार रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं में और पत्रकारिता करते वक्त अपने आलेखों में उस आदमी की तकलीफ लिखी जो रोजगार के लिए अपना घर छोड़ता है, उस नागरिक की चिंता लिखी जो सत्ता के सामने असहाय महसूस करता है, और उस समाज की बेचैनी भी लिखी जहां मनुष्यता धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनकी कविता की सबसे बड़ी ताकत उसका सरल और बातचीत जैसा स्वर है। वे कठिन शब्दों या भारी बौद्धिकता के सहारे कविता नहीं रचते। यही सरलता युवाओं को आकर्षित करती है। आज की पीढ़ी जो लगातार राजनीतिक तनाव, बेरोजगारी, डिजिटल अकेलेपन और सामाजिक विभाजन के बीच जी रही है, उसे मंगलेश की कविताओं में अपनी बेचैनी नजर आती है। उनकी चर्चित कविताओं में सत्ता और हिंसा के खिलाफ एक गहरी प्रतिरोध की चेतना दिखाई देती है। वे सीधे नारों की तरह नहीं लिखते, बल्कि रोजमर्रा की चीजों में छिपी राजनीति को सामने लाते हैं। उनकी कविता तानाशाह हो या घर का रास्ता, इनमें मनुष्य की स्वतंत्रता और स्मृति को बचाने की चिंता साफ दिखाई देती है। तो मंगलेश डबराल को याद करते हुए पढ़ते हैं उनकी चर्चित कविता तानाशाह। मंगलेश डबराल की कविता तानाशाह। तानाशाह को अपने किसी पूर्वज के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वह उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखता या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखता। यह स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठा हुआ उसका हाथ या बंधी हुई उसकी मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई अंगुली किसी पुराने तानाशाह की याद दिला जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उसका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वह अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूरता कोमलता से ज्यादा ताकतवर होती है।
इसलिए वह एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास में सबसे ठंडी क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराता है, भाषण देता है और भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह एक मनुष्य है, लेकिन इस कोशिश में उसकी मुद्राएं और भंगिमाएं उन दानवों, दैत्यों, राक्षसों की मुद्राओं का रूप ले लेती हैं जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों, गाथाओं, धारणाओं, विश्वासों में मिलता है। वह सुंदर दिखने की कोशिश करता है, आकर्षक कपड़े पहनता है, बार बार बदलता है, लेकिन इस पर उसका कोई वश नहीं कि यह सब एक तानाशाह का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में तानाशाह कई बार मर चुका है, लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है उससे पहले कोई नहीं हुआ है। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।